हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 चालू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा चुका हूँ, ठोस अवस्था। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च करें आइकॉनिक फिजिक्स, तो आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप क्लास 12 केमिस्ट्री में जाएंगे अंदर और आप वहाँ से ठोस अवस्था कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने पहले से कर लिया तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1। विलियन नाम है आपके चैप्टर का, अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नरेश चौधरी, आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो शुरू करते हैं। देखो, विलियन क्या होता है हमारा। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम, विलियन। यानी जो विलियन है वो भी एक प्रकार का क्या है, मिश्रण, लेकिन कैसा, समांगी मिश्रण। आइए समझते हैं आगे। विलियन क्या है। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ठीक है। विलियन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। अब बच्चे इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो बहुत ही आसान तरीका, पहचान नहीं पाते हैं। चक्कर क्या है, पहचान नहीं पाते कौन विलेय कौन विलायक है। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कहती है वे पदार्थ जो विलयन में घुल जाते हैं विलेय पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, चीनी प्लस पानी का विलयन है, चीनी प्लस पानी, ठीक है। और ये भी तुम्हारा चीनी प्लस पानी, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं चीनी घुलती है पानी में, तो इसका मतलब क्या है, चीनी विलेय हो गई, चीनी विलेय हो गई। और विलायक क्या कहता है, जिसमें विलेय पदार्थ घुल जाते हैं। चीनी किस में घुलती है, पानी में, इसका मतलब पानी विलायक होगा। भाई डेफिनेशन कहती है वे विलयन में उपस्थित वे पदार्थ जो घुल जाते हैं, यानी वे पदार्थ जो विलयन में घुल जाते हैं वो तो कहलाते हैं विलेय। यानी चीनी पानी घुलती है, इसका मतलब चीनी विलेय। और वे पदार्थ जिसमें विलेय पदार्थ घुल जाते हैं, यानी कि चीनी किस में घुल रही है, पानी में, चीनी विलेय है और चीनी घुल रही है पानी में, इसका मतलब पानी क्या हो गया हमारा, विलायक। यानी जो घुलता है वो विलेय, जिसमें घुल जाता है वो क्या होता है, विलायक। यानी कि इसके अनुसार हमारा पानी हो गया विलायक और चीनी हो गया विलेय। यही बात है। लेकिन ये बात आगे जाके गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो आपने देखा चीनी पानी में घुल रही है, कोई दिक्कत नहीं, चीनी हो गया विलेय और पानी हो गया विलायक। लेकिन मैं पानी और एल्कोहल का मिश्रण लूँ तो एल्कोहल का विलयन लूँ, चीनी और पानी का, अब बताओ कौन किस में घुलेगा। आप क्या कह सकते हैं, पानी एल्कोहल में घुले या एल्कोहल पानी में घुले, कुछ नहीं कह सकते हम, कि दोनों ही, यहाँ तो एक ठोस अवस्था में थी और एक द्रव अवस्था में थी, तो हमने पहचान लिया आसानी से। लेकिन जब दोनों ही द्रव अवस्था में हैं, तो दोनों ही ठोस अवस्था में हो, तो दोनों ही गैसीय अवस्था में हो, तो तब हम कैसे कहेंगे कि कौन विलेय और कौन विलायक। तो जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली ये भी सही है, लेकिन ये आगे एक दो एग्जाम्पल के बाद डेफिनेशन गलत हो जाती है कि वे पदार्थ जो विलयन में घुल जाते हैं वो विलेय होते हैं, तो जिसमें घुलते हैं उसको विलायक कहते हैं। तो ये गलत हो जाती है आगे चलिए। तो अब कहेंगे सर सही क्या, हाँ यही पढ़िए। सही ये है, वे पदार्थ जिनकी विलयन में मात्रा कम होती है विलेय पदार्थ कहलाते हैं, तथा जिसकी विलयन में मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाते हैं। अब यहीं देखो, अगर आप कहें इसका मतलब सर मैं 50 ग्राम चीनी को 100 ग्राम पानी में डाल दूं, 50 ग्राम चीनी को 100 ग्राम पानी में डाल दूं, इसका मतलब ये विलेय हो गया, ये विलायक हो गया। ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है सर, आपने तो कहा था जिसकी संख्या ज़्यादा, यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा वो विलायक, जिसकी कम वो विलेय। वही तो है, ये 50 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, तो ये विलेय हो गया, ये विलायक ना। मात्रा कभी ग्राम से नहीं पता करते। अब मैं कह दूं ये क्या 50 ग्राम पानी और 100 ग्राम एल्कोहल, तो आप क्या कहेंगे, एल्कोहल हो गया सर विलायक और पानी हो गया विलेय। ऐसा कुछ नहीं है। हम ग्राम में, किलो में, लीटर में कभी नहीं बताते कि मात्रा क्या होती है। केमिस्ट्री में मात्रा का करते हैं मोल में। किस में पता करते हैं, मोल। और मोल 11th में आपने बहुत पढ़ा होगा, कई टर्म में निकालते हैं मोल को, ठीक है। यानी कि हमें मोल निकालने होंगे। यानी हम किसी भी, अगर हमें दे दिया है पानी प्लस चीनी फलाना फलाना ग्राम ऐसे करके दिया हुआ है,
तो हम देख के तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते कौन विलेय है कौन विलायक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे। मोल आप सभी जानते हैं क्या होता है, मोल N = भार बटे अणु भार। क्या होता है, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। मोल निकालने का तरीका है हमारे पास भार बटे में अणु भार, यानी N = W/m। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मोल निकालने पड़ेंगे। मोल जिसके ज़्यादा आए, अब जैसे अब दिखाई दे रहा है ये 100 ग्राम चीनी, 50 ग्राम चीनी और 100 ग्राम पानी, तो आपको लग रहा होगा हो सकता है ये विलायक ये विलेय ना। अगर मोल निकालें और इसके 1.2 आ जाए और इसके 1.0 मोल आए तो ये विलेय हो गया, ये विलायक हो गया। ग्राम से नहीं पता करेंगे, किससे पता करेंगे, मोल निकालेंगे हम। तो ऐसे ही करके हम पहचानते हैं कौन विलेय कौन विलायक है, यानी जिसकी विलयन मात्रा कम है, किस में, मोल के पदों में निकालेंगे, ऐसे नहीं ग्राम में। जिसकी मात्रा मोल के पदों में कम है वो विलेयक, जिसकी मात्रा मोल के पदों में ज़्यादा है वो क्या होगा, विलायक। ये तरीका है विलेय और विलायक को पहचानने का। क्लियर। मिटा दूँ, आप चाहें तो फ़ोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी करो, आपकी इच्छा है, करो ऊपर जल्दी। चलो उतार लिया, ठीक। अब बात कर लेते हैं वर्गीकरण का। हेडिंग डालेंगे विलयन का वर्गीकरण। हेडिंग है हमारी विलयन का वर्गीकरण। देखो, तो विलयन को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला आधार है उसमें विलेयता के आधार पर वर्गीकरण। विलेयता के आधार पर वर्गीकरण। हेडिंग डालेंगे विलयन का वर्गीकरण। उसमें पहला आधार क्या है, विलेयता के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। फिर विलेय कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा क्या है कि कोई भी विलयन है उसमें विलेय के कणों का आकार कितना कितना है, उस आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। तीसरा क्या है, विलयन में उपस्थित पदार्थों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। क्लियर। संख्या के आधार पर वर्गीकरण। चौथा है हमारा विलेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विलेय तथा विलायक की भौतिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, कि उनकी भौतिक अवस्थाएं कैसी हैं, भौतिक प्रकृति भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक। यानी कि हम विलयन को निम्न 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सा, विलेयता के आधार पर वर्गीकरण, विलेय कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा है विलयन में उपस्थित पदार्थों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, और चौथा है विलेय तथा विलायक की भौतिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। अब इनके अंदर पढ़ेंगे हम कि हाँ भाई, अगर विलेयता के आधार पर देखें तो विलयन कितने प्रकार के हैं, विलेय कणों के आकार के आधार पर देखें तो विलयन कितने प्रकार के हैं, विलयन में उपस्थित पदार्थों की संख्या के आधार पर देखें तो विलयन कितने प्रकार के हैं, और उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर देखें तो विलयन कितने प्रकार के हैं। हम इनके अंदर पढ़ेंगे। उतारो फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो। अब विलयन का वर्गीकरण में उसके अंदर पहली हेडिंग डालेंगे विलेयता के आधार पर वर्गीकरण। यही बताता चलूँगा, विलेयता के आधार पर वर्गीकरण। इसके अनुसार भाई साहब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी
विलयन, एक क्या होता है समांगी विलयन, और दूसरा होता है हमारा विषमांगी विलयन, विषमांगी विलयन। ठीक, देखो समांगी विलयन क्या है मैं तुम्हें बताऊं। जब हम विलयन, ठीक है, समांगी विलयन में क्या है, जैसे हमने विलय और विलायक लिया और उनको मिलाया, और मिलाने के पश्चात वो इस प्रकार मिल गए कि अब कोई भी तरीका अपना लें अब वो अलग अलग नहीं होंगे। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं हम, समांगी विलयन। यानी जिसमें विलय और विलायक पदार्थ इस प्रकार मिल जाएं, इस प्रकार मिश्रित हो जाएं कि उनको अलग ना किया जा सके, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं हम, समांगी विलयन। फॉर एग्जाम्पल, साथ ही साथ लिख सकते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेंगे इसमें चीनी तथा पानी का विलयन, एक समांगी विलयन है, चीनी तथा पानी का विलयन। अगर आप एक बार चीनी को पानी मिला दो, क्या आप उससे अलग कर पाओगे? कैसे अलग करो? छालनी से? कैसे अलग करोगे? कैसे? हाथों से? कैसे भी अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं हम, समांगी विलयन, जिसमें हम विलय और विलायक पदार्थ को अलग ना कर पाएँ। विषमांगी विलयन, जिसमें हम विलय तथा विलायक पदार्थ को किसी भी बाहरी तरीके द्वारा अलग कर सकें, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं हम, विषमांगी विलयन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ पानी तथा बालू का विलयन, कर सकते हैं पानी और बालू को अलग। भाई छालनी लगा लो, बालू का कड़ इतना मोटा है, सपोज दैट उससे और पतली छालनी लो, निकालो पानी बाहर, बालू अलग। तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे हम, विषमांगी विलयन, जिसमें क्या कर सकें हम, विलय और विलायक को अलग अलग कर सकें। समझ गए? समांगी में क्या है, विलय और विलायक को अलग नहीं कर सकते ऐसा विलयन। विषमांगी में क्या है, जिसमें विलय और विलायक को अलग कर दिया जाए या अलग कर सकें, तो क्या कहलाता है, विषमांगी विलयन। क्लियर? अब बात करते हैं विलय कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण। क्लियर? उतार दिया हुआ, ठीक। अब बात करते हैं विलय कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। इसके अनुसार विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी और सी। कौन कौन से? इसमें होता है एक सत्य विलयन, विलय के कणों के आकार के आधार पर पहला क्या होता है, सत्य विलयन। दूसरा होता है हमारा कोलाइडी विलयन, बहुत नाम सुना होगा, कोलाइडी, 11th में भी नाम सुना होगा, कोलाइडी विलयन, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा अवक्षेपण, अवक्षेपण। क्लियर? ये 3 होते हैं विलय के कणों के आकार के आधार पर। जैसे हमने कोई विलयन लिया, उसमें क्या हो, जो विलय के कण हैं उनका आकार क्या हो, आकार 10⁻³ पिकोमीटर से क्या हो, छोटा हो। यानी जैसे मैं कोई विलयन ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, विलय और विलायक, तो इसके अंदर जो जो विलय के कण होंगे उनका आकार होना चाहिए 10⁻³ पिकोमीटर से कम का, इतना नहीं, 3 पिकोमीटर से कम का आकार होना चाहिए, तब ऐसे विलयन को क्या कहेंगे हम, सत्य विलयन। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, इसमें कॉमन एग्जाम्पल चला आ रहा अब तक, चीनी पानी, चीनी प्लस पानी का विलयन, ये क्या होता है, एक सत्य विलयन। वहीं यहाँ बात कर लूँ अगर मैं, इसमें क्या है, ऐसे कोई विलयन ले लिया मैंने, इसमें विलय के कणों का आकार कितना होना चाहिए, आकार होना चाहिए तुम्हारा 10⁻³ से 10⁻6 पिकोमीटर के बीच में। यानी एक ऐसा विलयन ले जिसमें विलय के कणों का आकार कितना हो, 10⁻³ पिकोमीटर से 10⁻6 पिकोमीटर। पिकोमीटर समझ रहे हो ना, 10⁻−12, ठीक है, पिकोमीटर के बीच में हो, 10⁻³ से 10⁻6 पिकोमीटर बीच में हो, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन। ये ऐसे कण होते हैं जो विलयन के ऊपर तैरते हैं। जब हम प्रश्न रसायन 5वें चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल से कोलाइडी विलयन के बारे में बहुत पढ़ना है हमें, ठीक है।
अवक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था वगैरह वगैरह, प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये ऐसे होते हैं, ऊपर तैरते हैं, दिखाई भी देते हैं हमें। तो इसका फॉर एग्जांपल बहुत सारे हैं। दूध ले लो, पानी और तेल ले लो, पानी प्लस तेल और दूध ले लो, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये कोलाइड विलयन, क्योंकि दूध में भी तैरते हुए देखी होगी आपने चिकनाई, वो यही समझ लो कोलाइड विलयन है। ठीक है, अब देखो अवक्षेपण में क्या होता है, कोई विलयन लिया हमने ऐसे करके, और उसमें जो विलय के कणों का आकार है वो कितना हो, 10⁶ पिकोमीटर से बड़ा हो। तो ऐसे क्या होते हैं, 10⁶ पिकोमीटर से बड़ा होता है जिनका आकार, वो क्या करते हैं पता है, वो विलयन में नीचे बैठ जाते हैं, पेंदी पे बैठ जाते हैं, इसी को कहते हैं अवक्षेप या अवक्षेपण। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसमें आप सबसे सरल एग्जाम्पल लीजिए, पानी प्लस बालू, पानी प्लस बालू, ये सबसे सरल एग्जाम्पल है, नीचे बैठ जाता है। तो ये हो गए हमारे सत्य विलयन, जिसमें कणों के विलय के कणों का आकार कितना हो, 10⁻³ पिकोमीटर से कम। कोलाइड विलयन जिसमें 3 से 6 के बीच में हो पिकोमीटर। अवक्षेपण जिसमें 10⁻6 पिकोमीटर से ज़्यादा हो विलय के कणों का आकार, तो वो हो जाता है हमारा अवक्षेपण विलयन या अवक्षेपण ही कहते हैं बस। तो ये हो गया हमारा, उतारो फटाफट, दिखाई दे रहा है ना यार, बिल्कुल साफ साफ। चलो मिटा दूँ, अब बात कर लेते हैं इसकी थर्ड। अब बात करते हैं इसकी, यानी विलयन में उपस्थित पदार्थों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। चलो ए बी सी, ये भी 3 प्रकार के। पहला होता है द्वयंगी। द्वयंगी मतलब ऐसा कोई विलयन जिसमें 2 पदार्थ हो, और 2 से नीचे तो कोई विलयन बन ही नहीं सकता, क्योंकि विलयन के भाग ही 2 होते हैं, विलय और विलायक। जाओ तो विलय एक पदार्थ हो गया, दूसरा पदार्थ विलायक नहीं मिलेगा, या तो विलयन बनेगा नहीं, यानी 2 तो मिनिमम होनी चाहिए। एक पदार्थ का कोई विलयन नहीं होता। अब सीधे सीधे मैं पानी कहूँ तो पानी कोई विलयन नहीं है। ठीक है, द्वयंगी, त्रिअंगी और एक होता है बहुअंगी। बहुअंगी विलयन, विलयन और विलन एक जैसा ही लगता है विलन ही है ये। इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे होते हैं, हिला डालते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल हैं इसके। एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल हैं, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, तो द्वयंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, बहुअंगी विलयन समझ चुके होंगे। ऐसा विलयन जिसमें 2 पदार्थ उपस्थित हों, द्वयंगी, 3 पदार्थ उपस्थित हों, त्रिअंगी, और 3 से अधिक उपस्थित हों, 4, 5, 50, 25 जितने भी, वो हो जाएगा बहुअंगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे सरल एग्जाम्पल चला रहा है, चीनी प्लस पानी, 2 पदार्थों का ये, तो द्वयंगी। त्रिअंगी की बात करूँ तो यहीं मैं इसका शरबत बना देता हूँ, थोड़ा सा नींबू और डाल देते इसमें, चीनी प्लस पानी प्लस नींबू, हो गया त्रिअंगी। भाई चीनी था, पानी था, द्वयंगी, और नींबू और निचोड़ दिया, क्या बन गया, त्रिअंगी। क्या बन गई, शिकंजी बन गई आपकी। और बहुअंगी, बहुअंगी में और 1 या 2 और मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा है इसका दूध, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका दूध। दूध में बहुत सारी चीज़ें होती है, देखो पानी होता है, प्रोटीन होती है, विटामिन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बहुअंगी विलयन का एक उदाहरण है। कोलाइड विलयन में भी आ जाता है, वो बहुअंगी विलयन में भी आ जाता है। समझ में आ गया। उदाहरण अब रह गया हमारा एक, विलय तथा विलायक की भौतिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इसके लिए मैं इस पूरे को मिटा रहा हूँ, तब समझेंगे इसे। ठीक है, चलो मिटा दो। ठीक, आज्ञा के अनुसार मिटा रहा हूँ। विलय तथा विलायक की भौतिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो देखो इसके लिए एक सारणी से समझा रहे हैं। यहाँ रखेंगे विलयन
यहाँ रखेंगे विलेय, यहाँ रखेंगे विलायक, और यहाँ रखेंगे उदाहरण। उदाहरण बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, और यहाँ रख लेते सीरियल नंबर, कितनी बननी है ये भी तो पता चले। चलो साड़ी बना लो फटाफट। और साड़ी बना ली, मैं जब तक इंक डाल देता हूँ इसमें। टेढ़ी हो गई थोड़ी, फुटा तो नहीं है मेरे पास, ये मेरे हाथ फुटा। इंक डाल देता हूँ, इंक बहुत जल्दी ख़त्म होती है। चलो अब क्या अच्छी सी भर दी मैंने इंक। अब देखता हूँ कितनी देर में ख़त्म होगी। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं ठोस विलयन। पदार्थ की तीन ही अवस्थाएं हमारे पास। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं हम? ठोस विलयन। विलयन का नाम क्या है? ठोस विलयन। तो ठोस विलयन में क्या हो सकता है? देखो विलायक क्या होगा? ठोस विलयन में विलायक हमेशा क्या रहेगा? ठोस। ठोस ठोस ठोस, ठीक है। यहाँ क्या होगा? ठोस विलयन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है? देखो विलयन का नाम उस चीज़ से पड़ता है जो ज़्यादा बड़ा हो। विलयन का नाम किससे पड़ता है? जो ज़्यादा हो उसमें, यानी विलायक के आधार पर निश्चित होगा विलयन का नाम। यानी विलायक क्या है हमारा? ठोस। और विलय क्या हो सकता है उसमें? ठोस, द्रव, गैस। यानी विलय तीनों हो सकते हैं। मैंने क्या, हम पढ़ी क्या रहे हैं? विलय, विलायक, विलय तथा विलायक की प्रकृति। तो देखो विलय की प्रकृति भी ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। विलायक की प्रकृति भी ठोस, द्रव, गैस हो सकती है, ठीक है। अब विलायक की प्रकृति मैंने फिलहाल ठोस ले लिए और विलय तीनों चेंज करके रख लिए। एक बार ठोस के ठोस, एक बार द्रव के संग और एक बार गैस के संग। चलो यानी हमारा विलयन का नाम हो गया ठोस विलयन। यानी जिसमें क्या है? विलायक ठोस है और विलय ठोस, द्रव, गैस है। आओ देखो, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय तथा विलायक दोनों ठोस हों, ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? आप, मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं ऐसे करके, बड़ा करके थोड़ा अपनी कॉपी में। वह विलयन जिसमें विलय तथा विलायक दोनों ही ठोस हों, ठोस विलयन कहलाता है, ठीक है। आप उदाहरण सबसे बढ़िया पीतल। भाई पीतल का मिश्रण ही तो है हमारा, तांबे वगैरह का मिश्रण ही है, धातुओं का ही मिश्रण है, ठोस का ही मिश्रण है। तो पीतल सबसे अच्छा उदाहरण हो गया हमारा, पीतल, ठीक है। और कोई अच्छा समझ में आ रहा हो तुम्हारे पास? देख लेना, हमारे जो बर्तन होते हैं वो भी मिश्रण से ही बने रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बर्तन मान लो यहाँ, ठीक है। अब क्या है? ठोस, द्रव, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ गलत बोल गया। ठोस विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक ठोस हो और विलय क्या हो? ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो। यानी वे विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, विलय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो, ऐसे विलयन कहलाते हैं ठोस विलयन। अब बात करते हैं जिसमें विलायक ठोस हो और विलय पदार्थ क्या हो हमारा? द्रव। यानी मात्रा किसकी ज़्यादा है? विलायक की, वो भी कैसी? ठोस, और द्रव आ रहा है। तो और ऐसे इसको दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ। विलायक क्या हमारा? ठोस, और उस पर मिलाई जा रही है गैस। तो इन दोनों का एक ही उदाहरण है अधिशोषण। अधिशोषण। अब आप कहेंगे अधिशोषण क्या होगा? आ गई हमारे लिए बड़े परेशान। अधिशोषण, तो देखो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे अधिशोषण के बारे में, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। अधिशोषण क्या है? एक पृष्ठ पे होने वाली क्रिया है। जैसे ये दीवार है, दीवार के ऊपर मैं पानी डालूं या गैस डालूं तो इनके क्या होते हैं? कुछ मात्रा में कण दीवार पर चिपक जाते हैं। यानी कि दीवार पर मैं पानी डालूं, आप देखना दीवार गीली हो जाती है, उसका मतलब उसके कण चिपक रहे हैं दीवार पर। गैस डालूं तब भी दीवार थोड़ी गीली हो जाती है, उसका मतलब क्या? उसके कुछ कण चिपक रहे हैं। तो यानी कि जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस के अणु आकर चिपक जाते हैं तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? अधिशोषण। तो देखो ठोस क्या है? पूरी दीवार है, काफ़ी बड़ी है, ठीक। ऊपर से हम थोड़ा सा एक मग्गा क्या डाल दें? द्रव, तो आके चिपक गया वो उस पर।
तो यही हो जाता है ठोस में द्रव का विलयन। इसी को कहते हैं हम ठोस में द्रव का विलयन। और वहीं ऊपर से गैस डाल दे तो वो ठोस में गैस का विलयन हो जाएगा। दोनों ही अधिशोषण क्रिया को दर्शा रहे हैं। और उस टाइम थोड़े समय के लिए वो कैसा विलयन हो जाएगा, जब दीवार पर हम पानी डाल देंगे, ठोस में द्रव का विलयन। ठीक है, ऐसे ही ठोस में गैस का विलयन, ये हो गया। अब बात कर ले हम द्रव विलयन की। द्रव विलयन समझ गए। द्रव विलयन यानी कि विलाय क्या होने वाला है, द्रव, द्रव, द्रव और द्रव, और विलय क्या होगा, ठोस द्रव गैस कुछ भी। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो तथा विलय ठोस द्रव गैस तीनों में से कुछ भी हो, क्या कहलाता है, द्रव विलयन। ठोस द्रव गैस एग्जाम्पल समझेंगे इनके, चलो ठीक है। आओ, द्रव बड़ी मात्रा में, ठोस कम मात्रा में। तो ये तो सीधा सीधा हो गया, चीनी तथा पानी, नमक तथा पानी, कुछ भी कर लो, चीनी प्लस पानी। भाई चीनी, पानी क्या है, द्रव अवस्था में, उसमें ठोस अवस्था में क्या डाल रहे हैं हम, चीनी। वैसे बता चुका हूँ चीनी अक्रिस्टलीय ठोस है, पर है तो ठोस। यानी कि पानी में क्या, द्रव में क्या डाल दिया मैंने, ठोस के रूप में चीनी। तो कैसा विलयन हो गया ये, द्रव में ठोस का विलयन हो गया। फॉर एग्जाम्पल चीनी प्लस पानी। द्रव में द्रव का विलयन तो आप बहुत बढ़िया जानते हैं। पानी में शराब का विलयन, पानी में अल्कोहल, बहुत से पीते भी हैं। अल्कोहल में पानी डाल के, पानी में अल्कोहल कह लो, अल्कोहल में पानी, तो पानी दोनों ही द्रव अवस्था में, अल्कोहल में पानी कह लो, पानी में अल्कोहल कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या है, द्रव में गैस। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया। अब इस चैप्टर में हम इसी के ऊपर पढ़ने वाले हैं, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम इसी बात पे है, द्रव में गैस। पेप्सी देखिए आपने, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक लिख देता हूँ, किसी भी एक के लिए नहीं बात करेंगे, सबके लिए। कोल्ड ड्रिंक, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी। ठीक है, ये क्या होती है, ये मतलब ये हेनरी का नियम लगता है इन जगह पे। क्या होता है, द्रव में गैस मिलाई जाती है, और ज़्यादातर गैसों में CO2 मिलाई जाती है, CO2। तो इसमें क्या होता है, द्रव में गैस मिला के बनाई जाती है हमारी पेप्सी। तो द्रव में ही क्या मिलानी है हमें, गैस। यानी कि द्रव में गैस का विलयन, कैसा विलयन, द्रव विलयन। अब बचा हमारा तीसरा विलयन, गैस विलयन या गैसीय विलयन, कुछ भी कह लो, गैसीय विलयन। समझ चुके होंगे विलयन क्या होने वाला है। हमारा जो विलायक है वो गैस होगा, गैस। वह विलयन जिसमें विलायक गैस हो, विलय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो, क्या कहलाता है। चलो देखो, ठोस द्रव गैस। ठीक है, अब देखो, यानी गैस में क्या मिला रहे हैं हम, ठोस। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, यहाँ कहीं तुम्हें N2 गैस दिखाई दे, उसमें ठोस के रूप में कपूर मिला दो। कपूर बहुत जल्दी घुल जाता है N2 गैस में। तो कपूर कैसा है, ठोस, N2 क्या है, गैस। तो हो गया ना गैस में ठोस का, लेकिन कि N2 वातावरण में मिल रही हो, अरे वाह मोटरसाइकिल वाले, N2 क्या है, वातावरण में मिल रही हो, और वहाँ क्या मिला दो आप, कपूर। ठीक है, कमरा में N2 डालो और वहाँ क्या मिला दो, कपूर, बहुत जल्दी घुल जाएगा। गैस में द्रव, गैस में द्रव क्या हो सकता है बताओ। गैस में द्रव, N2 गैस में, N2 गैस में क्लोरोफॉर्म, CaCl3, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में लिए हमने, और N2 गैस है। क्लोरोफॉर्म को भी जब N2 गैस में मिलाते हैं तो वो बहुत जल्दी घुल जाती है, पूरे कमरा में बेहोश हो जाओगे तो बहुत जल्दी। और गैस में गैस के तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, N2 में O2 ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या हो गया, गैस में गैस, गैस में द्रव, और गैस में ठोस। तो ये हमारे 3 विलयन होते हैं वैसे, ठोस द्रव गैस। उसके अंदर भी 3 होते हैं, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, या मैं कहूँ गैस का द्रव में, ठोस का द्रव में, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का गैस में, और गैस का गैस में। ये उसके अंदर भी बन जाते हैं, वैसे मेनली 3 ही होते हैं। तो ये टोटल ये थे हमारे कि विलयन को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है और उनके अंदर कितने प्रकार के विलयन हो सकते हैं। मैंने कंप्लीट NCERT बेस्ड पे आपको डिटेल दे दी है, इससे बाहर कुछ नहीं है NCERT में।
अब इसके बाद हम जानेंगे सांद्रता पद। सांद्रता पद क्या होता है, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सांद्रता पद में होता है जैसे मोलरता क्या होती है। नॉर्मल आपको मोलरता का फॉर्मूला लिखा के नहीं छोड़ूंगा, बहुत डिटेल दूंगा मोलरता के बारे में। मोललता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, मोल प्रवाह क्या होता है, भार प्रतिशत क्या होती है, आयतन प्रतिशत क्या होती है, भार आयतन प्रतिशत क्या होती है, ये क्या होते हैं, सांद्रता पद होते हैं। और पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।